चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार राजनीतिक गर्मागर्मी बनी हुई थी। इसी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, उस पैनल के द्वारा एक रिगरस एक्सरसाइज की गई लगभग 6.5 महीने की। जब इस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 2023 में, तब से लेकर अभी तक इन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर, इनसे सबसे कंसल्ट किया और फाइनली एक 18,626 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की। बट उसके मेजर जो रिपोर्ट की बात करें, वो 300 साढ़े 300 पेजेस के अंदर आप कह सकते हो कंबाइनली कवर की जा सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका यूज आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो सपना है उसको पूरा करने में यूज किया जाएगा। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस पैनल में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है, जिसमें कुछ बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड और कुछ बातें हैं कि किस तरीके से फेज्ड में इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि लोकसभा के साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन और फिर उसके बाद में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी इलेक्शन और उसके अलावा जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उनको एक साथ करना। इसके पीछे मेन कारण रहता है कि कैसे भी करके इलेक्शंस में जो टाइम वेस्ट होता है, जो मशीनरी डिप्लॉय होती है, उसको हम कम से कम डाइवर्ट करें और एक इलेक्शन को लेकर के सर्टेनिटी मेंटेन करने की कोशिश करें, जिसके चलते हमारे देश में इकोनॉमिक और जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो चलती रहे। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए विश्वास दिवस के ऑफर का आज ही आप समझ सकते हो सेकंड लास्ट डे है, जिसमें आप संकल्प ऑफर हो, संकल्प कोर्स हो या फिर टाइटन कोर्स हो, इनको आप 10,000 के लगभग रेट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार जो कि 2024 के लिए रेलेवेंट है और प्रारंभ जो कि 2026 के लिए रेलेवेंट है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रहार तो 7,000 में है और प्रारंभ में आपको कंप्लीट, जिसमें ऑप्शनल भी आ गया, जीएस पेपर भी आ गया, मेंस, प्री, इंटरव्यू तीनों अच्छे से कवर कराए जाएंगे 2026 के हिसाब से। तो आप इसको 30,000 की रेट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आपका एक दिन का बाकी है, कल लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, अब देखो इलेक्शन की बात आ गई है तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ट्रिकी है, सोच समझ के इसका जवाब दें आप कमेंट बॉक्स में, बाकी इसका जवाब आपको लास्ट में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। देखो, इफ एन इलेक्शन टू अ स्टेट असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेज हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट। आपको ये बताना है कि एक एमएलए की दौड़ के अंदर कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो जीत गया चुनाव को, पर उसकी जो डिपॉजिट मनी थी ना वो जब्त हो गई, जिसको जामनी जब्त बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इन चारों में से कौन सा केस है जिसके तहत एक बंदा जीत भी गया चुनाव पर उसकी जो डिपॉजिटेड मनी है वो भी जब्त हो गई। अब आपको बताना है चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो। तो मुद्दा है पैनल जो अभी हम बात कर रहे हैं, कोविंद पैनल, उसकी रिकमेंडेशन से रिलेटेड। तो देखो, ये हाई लेवल कमेटी इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि हमारे यहाँ पर देखो रिपीटेडली इलेक्शंस होते रहते हैं और वो इलेक्शन के चलते हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय करना पड़ता है, बहुत पैसा भी लगता है, इक्विपमेंट भी अरेंज करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बिजी होता है, मैन पावर जो हमारी मेन जो मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हैं, उनका काम पढ़ाने का, उनको हम लगा देते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के अंदर। तो ऐसे में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉय करनी पड़ती है बार बार, और हमारे यहाँ पर इलेक्शन पूरे साल चलते रहते हैं। आप देखो कि एक बार एक इलेक्शन असेंबली का खत्म हुआ, अब लोकसभा के आ गए, लोकसभा के कंप्लीट होते हैं, फिर दूसरे स्टेट्स के असेंबली के इलेक्शन आ जाएंगे, तो एक माहौल बना सा रहता है। ऐसे में जो नॉर्मल एक प्रोसीडिंग होनी चाहिए उसकी बजाय जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो कम पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन प्रमोशन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये अपने आप में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इस पर काम करने की शुरुआत की जा रही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो पैसे की लागत को कम करने के लिए पहले भी एक बार एक पेपर आया हुआ है जिसमें फॉर्मर फाइनेंस कमिश्नर एनके सिंह जी और साथ में इनके आईएमएफ की प्राची मेहरा, उन्होंने मिलकर के एक पेपर पब्लिश किया था, जिस पेपर में इन्होंने बताया था कि साइमल्टेनियस अगर इलेक्शन कराए जाते हैं, एक साथ इलेक्शन कराए जाते हैं, तो उससे वाकई में पैसे की लागत को हम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कई कारण थे जिनके चलते इस पर्टिकुलर पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन दी है। आप देखोगे कि इस पैनल को लीड किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। उसके अलावा यहाँ पर अलग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो मेंबर्स के तौर पे काम कर रही थी, जैसे कि अमित शाह जी हो गए, गुलाम नबी आज़ाद जी, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, ऐसे लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के अपनी फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में जो बातें कही हैं वो बातें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक तो आर्टिकल 82 ए ऐड किया जाए और आर्टिकल 324 ए ज्वाइन किया जाए। अब इन आर्टिकल्स में क्या बात बोली गई है वो हम समझते हैं। आर्टिकल 82 ए के तहत तो ये कहा जाएगा, ये ऐड किया जाएगा कि देखो, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद में होते हैं, जिस लोकसभा इलेक्शन के बाद में होते हैं, तो उनका टेन्योर जो है वो लोकसभा के टेन्योर के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अभी 2000 एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे 2024 का जो इलेक्शन है ये अभी कंडक्ट होगा, अब जनरल इलेक्शन लोकसभा वाला, और ये 2024 वाली अगर लोकसभा कंटिन्यू करती है 2029 तक, तो इसका मतलब 5 साल का टेन्योर कंप्लीट। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे ना, वो सारे जो इलेक्शंस हैं, वो सारी जो असेंबलीज हैं, उनका टर्मिनेशन डेट हो जाएगा 2029 में लोकसभा के साथ साथ में। तो इस तरीके से मोर और लेस एक ये टाइम फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये डेफिनेटली आ सकता है कि यहाँ पर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मोर और लेस एक तरीके से आप लोकसभा के फॉलोअर के तौर पे बनाना चाहते हो, जो कि एंटी फेडरल पोजीशन में जा सकता है। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, आर्टिकल 82 ए ऐड कर दो और लोकसभा के इलेक्शन करवा दो। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में जिस टाइम पर लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग हो, उसको आप डिक्लेयर कर दो, एक पर्टिकुलर नेम दे दो जिसका नाम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। क्या बोला जाएगा उसको? अपॉइंटेड डेट। और उस अपॉइंटेड डेट के बाद में जो भी इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से हो रहे हैं, उनका टेन्योर जो है वो लोकसभा के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी के समय में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और लोकसभा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, इनके टेन्योर की बात करें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 के तहत है। आर्टिकल 83 तो राज्यसभा और लोकसभा के टेन्योर ड्यूरेशन की बात करता है। राज्यसभा तो आपको पता है परमानेंट है, वहाँ तो केवल मेंबर्स चेंज होते रहते हैं हर 2 साल से 1/3। और वहीं दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसके टेन्योर की बात की हुई है आर्टिकल 172 में। बट ये 82 ऐड करके ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, इसका फेज फर्स्ट इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में तो देखो लोकसभा के साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को ज्वाइन कराया जाएगा, और सेकंड फेज में फिर उसके बाद में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे शहरों के अंदर जो होती है नगर पालिकाएं और ये, तो इनके इलेक्शन भी साथ में कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब तीनों टीयर के जो इलेक्शंस है साइमल्टेनियस कराने के प्रोविजन यहाँ पे रखे गए हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक साथ इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, तो इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की बात हुई है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि आर्टिकल 324 ए भी ऐड करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के चेंजेस ला रहे हो जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जब लोकसभा के साथ करा रहे हो तो 100 दिन का ट्रांजिशन पीरियड का गैप दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज का भी इलेक्शन करा दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंट पोजीशन क्या चल रही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन के बाद में जो टेन्योर होता है ना उस पर्टिकुलर इलेक्शन का, जो 5 साल के लिए काम करते हैं या फिर जितना जब तक कॉन्फिडेंस चल रहा है उस हिसाब से डिसॉल्व ना हो तब तक, तो वो ड्यूरेशन कहां पर डिफाइंड है? देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनका ड्यूरेशन तो आर्टिकल 243 क्लॉज आर्टिकल 243 कैपिटल ई में है, और वहीं दूसरी तरफ अर्बन लोकल बॉडीज के ड्यूरेशन का प्रोविजन कहां पर है? आर्टिकल 243 यू के अंडर में। तो कुल मिलाकर के ये कई चेंजेस करने की यहां पर कोशिश की गई है। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 82 ए को ऐड करने की बात की है और आर्टिकल 324 ए को ऐड करने की बात की है यहां पर, जो कि हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। साथ ही साथ यहां पर इस पैनल के अंदर ये भी पॉइंट्स पिक किए गए हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंस से पहले 1937 के जो चुनाव हुए थे उस टाइम पर भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रोविजन के ऊपर अंग्रेजों ने भी काम किया था, ब्रिटिशर्स ने भी हमारे यहाँ पर काम किया था, जो कि एक कमिटी रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है द फ्रेंचाइज कमिटी रिपोर्ट
1932, उस 1932 की कमेटी की उस रिपोर्ट में क्या कहा था कि प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस को अगर साथ कराएंगे तो इससे बोला लागत कम आएगी, साथ करवाने में बड़ा आसानी होगी। एक यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन सभी चीजों को इजीली इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आप कॉमन मैकेनिज्म तैयार करो। तो उसके लिए आर्टिकल 325 है, उसको अमेंड करने के लिए बोला गया है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशंस के साथ में कंसल्ट करेगा और फिर उसके बाद में कॉमन इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट तैयार करेगा और कॉमन वोटर आईडी तैयार करेगा। वैसे मोर और लेस देखा जाए तो ये कॉमन से ही अप्रोच करते हैं, बट हाँ कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। तो मोर और लेस कोशिश ये की जाएगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में जो भी वोटर्स पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी इलेक्टोरल रोल दैट मीन्स वोटर लिस्ट भी सेम ही हो और साथ दोनों के लिए, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए, राइट, और सिमिलरली उनकी वोटर आईडी भी सेम हो। तो ये प्रोविजंस यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 2 फेजेस में काम होगा। पहले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा और फिर उसके बाद में 100 दिन का ट्रांजिशन लेते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को भी ऐड कर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे जो 1951-52 के जो इलेक्शन हुए थे ना, उनमें भी आप देखोगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे। बट होता क्या है कि कई बार आप देखते हो कि राज्यों के अंदर इलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं, इलेक्शन होने के बाद में अगर सरकार प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है तो कहने का मतलब वहां पर फिर हो सकता है या तो हंग असेंबली आ जाए। हंगस इलेक्शन हो गए बट किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही इसका मतलब क्या हो, सरकार नहीं बन रही है तो आपको री इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। इसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया मान लो किसी राज्य सरकार के खिलाफ में, तो वहां की असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई तो वहां पर हो सकता है कि वहां पर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, दोबारा से इलेक्शन कराना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर कमिटी रिपोर्ट ने क्या बोला है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन या हंग असेंबली का सिचुएशन आ रहा है, इसका मतलब सरकार के पास में एक मेजोरिटी साबित नहीं हो पा रही है स्टेट लेवल पे राज्य सरकार के पास में, और इस केस में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो आप मान के चलें कि दोबारा से जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन के आधार पर जो भी नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी उसका टेन्योर बचे हुए टाइम के लिए ही होगा। इसका मतलब ये कि मान लो कि 5 साल के लिए इलेक्शन हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट 2 साल के अंदर अंदर सरकार गिर गई, डिसॉल्व करना पड़ गया। अब नए इलेक्शन जो होंगे उसके बाद में जो नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी ना, तो वो रिमेनिंग टाइम 5 में से 2 गए तो 3 सालों के लिए ही काम करेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कैसे भी करके लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनके साथ में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्ली मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये प्रोविजन यहां पर रामनाथ कोविंद पैनल की तरफ से सबमिट किए गए हैं। बाकी देखते हैं समय के साथ में क्या इसके ऊपर आउटकम होते हैं, क्या आगे चलता है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है डी। कैसे कि एक इंडिविजुअल जब अपनी फॉर्म फिलिंग करता है तो वहां पर अपने डिपॉजिट करता है अमाउंट पैसा। अब उसके लिए क्या कंडीशन है कि उस कैंडिडेट का जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो तभी उसको रिटर्न मिलेगा, चाहे वो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जितने भी वोट डले हैं उनमें कम से कम 1/6 वोट तो वो गेन कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या था कि बंदा इलेक्ट तो हो रहा है पर उसकी डिपॉजिटेड मनी है वो जब्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जीत तो गया, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनसे ज्यादा वोट तो मिल गए पर ओवरऑल वोट जितने थे उनमें से 1/6 वोट नहीं मिले, उससे कम मिले। इसका मतलब क्या निकल सकता है, इसका मतलब यह है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन में उनके नंबर्स बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब एक लंबी लाइन लगी थी कैंडिडेट्स की भाई एमएलए बनने के लिए, पर उनमें से किसी को भी 1/6 से ऊपर वोट नहीं है। इसका मतलब जीतने वाले बंदे की ही अगर डिपॉजिटेड मनी जब्त हो रही है तो इसका मतलब हारने वालों को भी सारों की जब्त हुई होगी। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है, तो आंसर डी चला जाता है। कल का जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन था इसका आंसर है आपका डी, जिसमें आप इन 5 एप्लीकेशंस में एआई को अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में फिर आपके लिए अब नेक्स्ट कल के लिए क्वेश्चन, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, आप आंसर दीजिए, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।